हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 5, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ये इसमें प्रीवियस ईयर और संभावित आने वाले प्रश्न लिए गए हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुधन एसड़, बी है अनुधन एसड़, सी है अनुधन एसड़ और डी है अन्वेधन सड़। तो देखिए, जो अन्वेषण है ये एक यड़ संधि है, ठीक ना। तो इसका जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन एसड़, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्या होता है कि यड़ संधि में यदि उ या बड़ा उ की बात कोई असमान स्वर जैसे ए हुआ, ऐ हुआ, अ हुआ, ऐसा जब आता है तो जो उ या बड़ा उ होता है वो परिवर्तित हो जाता है किसमें, व में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए अन धन व धन एसड़ तो हो जाएगा अन्वेषण, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास और डी है बहुब्रीहि समास। देखिए, प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, यह जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष का अगर हम विग्रह करते हैं तो देखिए अच्छी मतलब आँख के आगे की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो पहला पद जो है प्रति, यह एक अव्यय या उपसर्ग है और दूसरा पद क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कूप, श्रृंगार, उकुल, उजाला। तो देखिए, यहाँ पर कूप, श्रृंगार और उकुल जो है थोड़ा सा अलग शब्द दिख रहा है, लेकिन उजाला जो है एक सरल शब्द दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ट्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उजाला, ठीक ना। उजाला का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, उज्ज्वल होगा, ठीक ना। देखिए, कूप का जो होता है तत्सम कुआं होता है और श्रृंगार का श्रृंगार और उलूक जो है मतलब उल्लू, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अंगूठी का तत्सम रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। कह रहा है अंगूठी, अंगूठी क्या है, कहाँ गया भाई, क्या आ गया, तो देखिए यहाँ पर आ गया, गायब हो गया था। तो कह रहा है अंगूठी, अंगूठी का जो तत्सम रूप कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है अंगीठिका, बी है अग्रिष्ठिका और डी है सी है अंगुष्ठिका और डी है अंगूठी। तो देखिए, अंगूठी का जो तत्सम होगा वो जो होगा अंगुष्ठिका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सन, सम, सम, स। तो देखिए, इसमें जो उपसर्ग है सम हो जाएगा, ठीक ना, ये हलंत वाला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 हो गया है, 6वां देखेंगे। लेखन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय पूछ रहा है जो अंत में लगा होता है। क है, इक है, आख है, अख है। लेखन अक, तो क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऋतु, बी है पंडित, सी है हंस और डी है आचार्य। तो स्त्रीलिंग का पूछ रहा है
तो देखिए जो ऋतु होती है ये स्त्रीलिंग होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक। देखिए जो कर है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करण हो रहा है, ठीक ना। कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना, तो करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए जो बुढ़ापा में एक भाव आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप पर शेयर करिए इसको, इस तरह नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, वहाँ से जब शेयर वाला ऑप्शन करेंगे तो शेयर हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये प्रविशेषण। तो देखिए यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा तो सर्वनाम है, यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, उन्मूलन शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अवमूलन, बी है विश्लेषण, सी है रोपण और डी है संश्लेषण। उन्मूलन का होता है रोपण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रोपण, विलोम हो जाएगा। उन्मूलन का जो अर्थ होता है वो जो होता है जड़ से उखाड़ना या नष्ट करना, और इसका जो रोपण होता है, रोपण का अर्थ होता है पौधा लगाना या स्थापित करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 हो गया। 12 देखेंगे, मरकट शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो मरकट का तो ऑप्शन नंबर 1 है पानी, बी है बंदर, सी है मित्र और डी है पुत्र। पर्यायवाची मरकट का पर्यायवाची क्या होगा, बंदर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। देखिए मरकट का जो पर्यायवाची होता है, बंदर का पर्यायवाची मरकट हुआ, वानर हुआ, किस हुआ, कपि हुआ, शाखा मृग हुआ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, हो गया। 13 देखेंगे, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जब सब कुछ जान रहा है तो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर 1 अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ। तो ये सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक ना। सब कुछ जानने वाले को बोला जाता है सर्वज्ञ, सबको जानता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कवियित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री। तो देखिए इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा कवयित्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास केवल मात्र 10 रुपये है। तो शुद्ध करा है, केवल भी आ गया, मात्र भी आ गया, तो इसलिए ये नहीं शुद्ध होगा। मेरे को घर जाना है, ये भी नहीं शुद्ध है। यहाँ गन्ना कराया, गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ठीक है, गन्ने का ताज़ा रस, ठीक है। और डी कराया, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा है। तो देखिए भारी भी आ गया और भरकम भी आ गया, तो इसलिए दोनों गलत, दोनों नहीं आना चाहिए। वहाँ भारी जो है भीड़ जमा है हो सकता है, या वहाँ भरकम भीड़ जमा ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों आ गया भारी और भरकम, तो इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बहुत स्नान करना, बी है अत्यंत लज्जित होना, सी है नुकसान होना और डी है अत्यधिक सर्दी लगना। तो देखिए घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर चोर की दाढ़ी लंबी होना, बी है अपराधी का शंकाग्रस्त होना, सी हर व्यक्ति को चोर समझना और डी है चोरी की पहचान होना। तो चोर की
दाढ़ी में तिनका का मतलब है शंका होना, ठीक ना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जो देखिए छ, त्र, ज्ञ है जो, ये सब संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है तालु, बी है कंठ, सी है मूर्धा और डी है दंत। तो देखिए घ का जो उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा, ठीक ना। क वर्ग में आता है तो कंठ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। अज्ञेय शब्द का निर्माण किस मूल शब्द से हुआ है और इसकी व्याकरणिक कोटि क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अग्नि, मतलब संज्ञा से बना विशेषण है। बी है आग, अव्यय से बनी क्रिया। और सी है गण, धातु से बना भाव। और डी है अंबर से बना सर्वनाम। तो अज्ञेय शब्द का जो निर्माण हुआ है यह अग्नि संज्ञा से बना विशेषण से हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में बांटना। नहीं, ये सतत व्यापक का अर्थ नहीं होता है। बी है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना और उनमें सुधार करना, ठीक है। सी है केवल बच्चों, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव। साल के अंत में कठिन लिखित परीक्षा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे। 21 हो गया, 22 देखेंगे। चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह प्रकृति में कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर पूरी तरह अर्जित, जन्मजात, सामाजिक रूप से थोपी गई, अनुकरण आधारित। तो देखिए ये जो होती है जन्मजात होती है। चामस्की के अनुसार जो भाषा सीखने का होता है, ये लोग कहते हैं कि बच्चा जो है जन्म से ही भाषा सीख करके आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों को एक समान गृह कार्य की अपेक्षा करना। बी है कक्षा के होशियार बच्चों को अलग केबिन में बैठाना। है तो गलत हो गया। विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करते हुए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। और डी है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने से रोकना। है तो गलत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। भाषा के 4 प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ये चारों कौशल एक दूसरे को पूरी तरह स्वतंत्र है। बी है ये चारों कौशल एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं और इनका आपस में कोई संबंध नहीं। संबंध तो है, संबंध तो पूरा है, इसलिए गलत होगा जाएगा। सी है ये चारों भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। डी है लिखना सबसे पहले सीखा जाता है, तो एकदम गलत, पहले सुनना सीखा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो 2 ऑप्शन बचा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, यह अंतर संबंधित होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे प्रभावी और विश्वसनीय साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्र के अंत में लिखित परीक्षा। एकदम नहीं होगा। पोर्टफोलियो। सी है बच्चों से प्रश्न के उत्तर रटवाना। गलत, केवल मौखिक। तो ये जो हो जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की जो गतिविधियाँ होती है उसका वर्णन होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक की जटिलता नहीं। बी है भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है। भाषा का व्याकरण नहीं। मूल्यांकन की पद्धति ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। सस्वर वाचन
का प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाना सिखाना लिखना, ये गलत। बी है मौन रहकर केवल मन में अर्थ ग्रहण करना, ठीक है कुछ हद तक, केवल शब्द आ गया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी है बच्चों की पठन संबंधी झिझक और डर को दूर करना तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा की दीवारों पर केवल कठिन गणितीय सूत्र लिखना, गलत बात। प्रिंट समृद्धि का मतलब चित्रात्मक की बात कर रहा है। बी है सुंदर रंगीन चित्रों चार्टों बाल कविताओं और कहानियों को बच्चों को देखने के स्तर पर प्रदर्शित करना, ये ठीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 छात्रों को परीक्षा में अंक और रैंक प्रदान करना, नहीं। बी है शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों की समझ में रह जाने वाली कमियों और कठिनाइयों को पहचानना, ठीक है। प्रगतिशील पत्रक तैयार करना, ये नहीं। बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नति, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता के संदर्भ में वाइगोस्की का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जेडपीडी का होता है ना। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा पूरी तरह अनुकरण से सीखी जाती है। बी भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका केंद्रीय होती है, ठीक है। भाषा विकास का उद्दीपक अनुक्रिया में गहरा संबंध होता है। और डी है भाषा और विकास विचार का आपस में कोई संबंध नहीं, गलत। कहाँ गया भाई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? तो कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह प्रिय प्रवास है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यह किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, ठीक ना। यह कब रची गई थी? प्रिय प्रवास 1914 में। यह खड़ी बोली की पहला महाकाव्य माना जाता है। और देखिए जो पृथ्वीराज रासो है ना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, परंतु वह आदिकाल के पिंगल भाषा में है, ठीक ना। महाकाव्य तो है लेकिन पिंगल भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्य रूप से कितने भाग है? 2, 3, 4, 5। तो 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग, साखी, शबद और रामायणी, ठीक ना। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। ये कब रचना किए थे? 1464 ईस्वी में, ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी बताइएगा, स्लो कर दूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रमाणिक और व्यवस्थित रूप से लिखने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है राहुल सकृतायन। तो ये जो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। जो छायावादी कवि है वह मैथिली शरण गुप्त नहीं है, ठीक ना। ये जो है द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। कलम का सिपाही जीवनी विद्या की अत्यंत प्रसिद्ध रचना, यह किसके जीवन पर आधारित है? जो कलम का सिपाही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शरद चंद्र, बी है मुंशी प्रेमचंद्र, सी है सुमित्रानंद पंत और डी है हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए जो कलम का सिपाही जो है
ये जीवनी जो लिखे हुए है मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किस कवयित्री को संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है मीराबाई और डी है शकुंतला माथुर। तो देखिए जो जाना जाता है महादेवी वर्मा को, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है जो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित या केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है मोहन राकेश, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है धर्मवीर भारती। तो देखिए जो है आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक है इसके जो रचनाकार है मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे मानस की यह सुप्रसिद्ध चौपाई किस कांड से उद्धृत है? तो ऑप्शन नंबर है बालकांड, बी है अयोध्या कांड, सी है उत्तरकांड और डी है अरण्य कांड। तो देखिए जो है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये जो है उत्तरकांड से संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है जिसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर है प्रेमचंद्र, बी है फणीश्वरनाथ रेणु, सी है नागार्जुन और डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। सूरदास की रचना सुरसागर की रचना सूरदास ने किस प्रमुख भाषा में की थी? जो सुरसागर की रचना की है सूरदास किस भाषा में की है? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, बुंदेली। तो ये जो किए हैं सूरदास ब्रज भाषा में, ठीक ना। आइए सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी ये जो है इनकी ब्रज भाषा में रचना है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की? तो ऑप्शन नंबर है आचार्य भामह, बी आचार्य मम्मट, सी है भरत मुनि और डी है आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए रस सिद्धांत के जो मूल प्रवर्तक है वह भरत मुनि है, ठीक है। कौन है? भरत मुनि, ठीक ना। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। रौद्र रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? विस्मय, उत्साह, क्रोध, भय। रौद्र रस का मतलब होता है रौद्र रूप धारण करना। शिव शंकर रौद्र रूप धारण कर लेते, क्रोध में आ जाते हैं, ठीक ना। तो यह क्रोध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। सेद सुभग सरस न जाई पदम राग मन ही मन मह जनु झाई। अथवा साधारण शब्दों में कहे कि जहाँ मनु, मानव, जनु, जानो वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक ना। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। देखिए जहाँ मनु, मनहु, मानव, जनहु, जानो ये सब है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक ना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वही खाए बैराय जग यही पाए बैराय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? कनक कनक के जब 2 बार आ गया तो यह यमक अलंकार हो गया। एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे।
धरन चरण धरन करा है। प्रश्न नंबर 45 है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो देखिए इस पंक्ति में जो हो जाएगा श्लेषम अलंकार। कौन सा? श्लेषम अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है श्लेषम अलंकार में, क्या होता है कि श्लेषम अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक ना। देखिए सुबरन शब्द का एक ही बार आया है, लेकिन संदर्भ के अनुसार उसके 3 अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग और चोर के लिए सोना या सुवर्ण, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 45 हो गया। 46 देखेंगे। दोहा छंद के विषम पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा में जो होती है पहले और तीसरे चरण में कुल 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है दोहा में, ठीक ना। इसी का उल्टा सोरठा होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। सोरठा छंद के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्ण सही है? यह एक चौपाई छंद का ठीक उल्टा है, यह दोहा छंद का ठीक विपरीत उल्टा है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, यह एक वर्णिक छंद है। तो देखिए ये जो है दोहा का उल्टा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाहो, इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार दिखाई देता है? मैया किसने जिक्र है मैया से? मुझे चंद्रमा के समान खिलौना लाओ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उपमा रूपक, मतलब चंद्रमा के समान तो रूप बता रहे हैं ना, चंद्रमा के जैसा रूप है वैसा मुझे खिलौना लाओ। तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में पाठ में मन में किस काव्य गुण का संचार होता है? माधुर्य गुण, योज गुण, प्रसाद गुण, निर्वेद गुण। देखिए यहाँ पर जो होगा योज गुण, योज गुण का मतलब होता है वीर रौद्र, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है जो हिंदी साहित्य में सर्वमान्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, बी है काव्य रसात्मक काव्यम, और सी है तच्छोत्सव शब्दार्थो सगुणा ओन लंकृति पुनः क्वापी, और डी है शब्दार्थ सहित काव्यम। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा परिभाषा काव्य वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुल टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। टोटल 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना भी क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। और हाँ, पूरा वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाए। ये जो पेपर जो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से लेवल को पता कर ही लिए होंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो वो एकदम पता कर लेंगे। आप लोग पढ़ने वाले ही विद्यार्थी है तो आप लोग को पता हो गया होगा लेवल कैसा है, ठीक ना।
तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।